ऑलराइट, सो एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। और आज के इस बहुत ही स्पेशल दिन में मैं फिर से आप सबको वेलकम करता हूं। इट्स रीयूनियन विद मी आरजे अनमोल। और आज का रीयूनियन ऐसा है जो आप सालों सालों तक याद रखेंगे। पहले एक नजर डालते हैं आज की इस तारीख पे, 31 जुलाई। दुनिया जहां के लोग कहते हैं कि आज का वो दिन था जब वी लॉस्ट द लेजेंड मोहम्मद रफी साहब। लेकिन मैं किसी के साथ इत्तेफाक नहीं रखता। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मेरी तो उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, आपका तो पता नहीं। अब आप देखो कि आज भी जब एक रोमांटिक डेट पे जाता हूँ और वो उठ के चली जाने का कहती है, तो उसका हाथ पकड़ के मैं क्या गाता हूँ? यही तो कहता हूँ कि अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। वही लड़की जब दिल तोड़ देती है तो उसको याद करते हुए मैं क्या गाता हूँ? कि दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। कोरोना के इस वक्त में जब ये मन है ये बहुत अधीर हो जाता है, बहुत विचलित हो जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या गाता हूँ? मैं कहता हूँ, मन रे तू काहे न धीर धरे। और जब इस मेड इन इंडिया के वक्त में देश को याद करते हुए सीना चौड़ा हो जाता है, तो हम सब मिलकर क्या भंगड़ा पाते हैं। हम कहते हैं देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो आप मुझे बताओ कि वो मोहम्मद रफी साहब की आवाज जो हमें हर जगह हर इमोशन में घेर लेती है, हर जगह हर कोने में घेर लेती है, उसके लिए कैसे कह सकते हैं दैट ही इज नॉट विद अस? हम और आप नहीं रहेंगे, ये आवाज, ये नाम हमेशा रहेगा। एंड दैट इज मोहम्मद रफी साहब को आज सेलिब्रेट करेंगे एक साथ with some legends, some stars who are also fans of the legendary मोहम्मद रफी साहब। चलिए साहब, पर्दा उठाया जाए और लेकर आया जाए सामने some of our favorite stars joining me right now. Look at that! चेहरों पे मुस्कान है and they are all stars, superstars. Look at it. Udit ji checking his mirror. That's our star coming in. Udit Narayan ji, welcome Udit ji. Welcome, welcome, welcome. जी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, थैंक यू, आदाब। थैंक यू, थैंक यू उदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए उदित जी के बाद हमारे साथ द मैन हु इज द किंग ऑफ कॉमेडी। मतलब जब ये पहली बार फ्रेज आया, ये बना ही इसलिए बिकॉज ही स्टार्टेड रॉकिंग द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी। लुक एट दैट, जॉनी लीवर जॉइनिंग अस। जॉनी भाई, व्हाट अ प्लेजर, व्हाट अ प्लेजर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और देखिए, जो जिसे कहते हैं, एक बहुत खूबसूरत फ्रेज है कि शब्दों के छितेरे हैं, अपने शब्दों से पेंटिंग ड्रॉ कर देते हैं। समीर साहब हमारे साथ में हैं, समीर अंजान जॉइनिंग है। समीर साहब वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और इनके कितने ऐसे गाने हैं, मैंने कहा ना, एक कुछ चीजों में दौर आते हैं, ये दौर आते हैं, कुछ लोग उस दौर को बनाते हैं, फिर वो दौर आगे बढ़ता है। ऐसी एक रोमांस का दौर जब 90s में आया, आनंद मिलन की जोड़ी वो रोमांस का दौर लेकर आई। एंड फ्रॉम दैट जोड़ी वी हैव मिलन भाई जॉइनिंग अस। मिलन जी वेलकम। नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कितनी खूबसूरत बात है कि आज इस दिन हमारे साथ मोहम्मद रफी साहब की फैमिली से, बहरीन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं फिरोज भाई। फिरोज भाई, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। थैंक यू। आदाब, सलाम, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वाओ, लुक एट दैट, कितनी ये खूबसूरत पाकीज़ा महफिल। क्योंकि आज जिनके बारे में बात करने वाले हैं, ना सिर्फ वो आवाज पाकीज़ा, बट कहूंगा वो शख्सियत पाकीज़ा, मोहम्मद रफी साहब। जैसी कहता हूं मैं, मोहम्मद रफी साहब सबके सब अपने अपने बचपनों में चलते हैं। आप सब अपने अपने क्षेत्र में स्टार्स हैं, लेकिन मैं कहूंगा इससे पहले कि आप जुड़े थे अपने प्रोफेशन के साथ, उससे भी कई साल पहले चलिए, बचपन में ले चलिए और बताइए वो कौन सी पहली याद, वो कौन सा एक ऐसा गाना जो रफी साहब की आवाज में था, जिसने दिल के तारों को छेड़ा। पता था, नहीं पता था ये नाम क्या है, ये आवाज, बट दैट वाज द सॉन्ग व्हिच वाज क्लोज टू योर हार्ट। उदित जी, आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। वाह, क्या शुरुआत, क्या शुरुआत, मजा आ गया, मजा आ गया।
कैसे ये गाना आपको कहाँ, कौन से दिनों में ले जाता है? क्या कर रहे थे उस वक्त, कहाँ थे? छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है। हम्म। आपको खुशी होगी कि उस गांव में मैंने अभी सरकार के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लगवाया है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। हाँ, वहां मैं डिबिया जला के पढ़ा करता था और मेरे पास रेडियो नहीं था उस वक्त। तो गांव में बड़े बड़े जमींदार होते थे, तो उनके यहाँ उस वक्त वो रेडियो हुआ करता था। तो मैं जो ही साउंड सुनता था, रफी साहब की आवाज सुनाई देता था, तो मैं दौड़ के चला जाता था और उनके दरवाजे के बाहर खड़े होके मैं घंटों सुना करता था गाना। और मुझे क्या पता था कि ऊपर वाला सुन रहा है कि ऐसा भी दिन आएगा, ऐसा भी वक्त आएगा कि रूबरू उनसे मेरी मुलाकात होगी और उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये बहुत स्पेशल बात है और एक बहुत स्पेशल दिन है जिसके बारे में वापस उदित जी आपकी तरफ बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले समीर साहब आप बताइए ना, आपको ये आवाज कहाँ लेके जाती है? व्हाट इज द अर्ली मेमोरी ऑफ रफी साहब, उनकी आवाज? अनमोल, अभी भी मैं, जब तुम उनका नाम लेते हो ना जी, तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ और मेरे दादाजी बैंक में नौकरी करते थे। तो मुझे पतंगबाजी का बड़ा शौक था। और अभी भी जब वो गाना बजता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है पतंग की डोर लेके मैं कहीं दूर टेरेस पे भागता हुआ चला जा रहा हूँ। और जब ये गाना सुनता हूँ, मुझे वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है और वो आवाज कहीं ना कहीं 24/7 मेरे कानों में गूंजती रहती है। जब उनकी आवाज सुनता हूं तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। और वही हुआ, संयोग देखो कि मैं भी उनसे एक बार नहीं, मेरे स्वर्गीय पिताजी गीतकार अंजान की बहुत सारी रिकॉर्डिंग में मैं उनसे मिला। और एक किस्सा तुमको बताऊंगा मैं कि मेरी उनसे पहली रूबरू मुलाकात जो हुई वो मेरे काम से कब हुई और कैसे हुई। वाह वाह, वही इन सब, ये जितने भी डॉट्स मैं अभी छोड़ रहा हूँ, वील जॉइन ऑल दोस डॉट्स वापस इन सब पे। जैसे आपने पतंगबाजी की बात की, रफी साहब को खुद बहुत पतंगबाजी का शौक था और वो और मन्ना दा साहब खूब पेचे वेचे भी लड़ाया करते थे। जॉनी भाई, जिस दौर में हम चल रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, आपको कहाँ ले जाती है रफी साहब की आवाज की वो सबसे शुरुआती मेमोरी, कहाँ पे लेके जाती है? तो देखिए, बचपन से तो मुझे याद है, मैं जब 10 साल का था तो चाहे कोई मुझे जंगली कहे क्या हूँ, सभी एक्टरों की कॉपी करता था। इस गाने पे शम्मी कपूर साहब को देखा आपने, अब किशोर कुमार कैसे डांस करेंगे, जॉनी वाकर साहब कैसे डांस करेंगे, धर्मेंद्र कैसे डांस करेंगे। मैं 10 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा। तो तब से तो गाने हम तो ताजमहल के गाने, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये सब सुनते आए, बड़े हो गए उनके गाने सुनते हुए। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में मैंने कदम रखा 74 में। ऑर्केस्ट्रा में आपको पता है सारे हिट गाने ही ऑर्केस्ट्रा में बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो रफी साहब के गाने, बाप रे, बेजू बावरा डिमांड होती थी भाई। तब से लेके आज तक रफी साहब ही हैं। क्या बात है। गाने मैं परसों गाना, मुझे गाना बहुत पसंद है। शत्रुघ्न से एक नारी दो रूप फिल्म का नाम है, शत्रु साहब पे वो गाना फिल्माया गया है। वो गाना है दिल का सोना सा तराना ढूंढेगा, तराना ढूंढेगा, करेक्ट, तीर नगाहे ना निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ये। और अंतरा देखिए, लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मुझे सॉरी मेरे, लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बढ़ेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा। वही हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है। आज की ये महफिल देखिए, इसलिए तो जमाई गई है। वाह जॉनी भाई, खजाने को लेके बैठे हैं, सही बात है।
और ऐसा खजाना है जितना लुटाओ उतना बढ़ता भी जाता है। हाँ, yes. मिलिंद भाई, अगेन जैसे समीर साहब कमिंग फ्रॉम अ लीनिएज, आप भी कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कि म्यूजिक जो है वो एक परिवार का हिस्सा है, एक लाइफ का हिस्सा था। आपको कहाँ लेके जाती है रफी साहब की आवाज की जो अर्लीस्ट मेमोरी है? See, I was born a couple of years after Bhabhi released, and Bhabhi was a massive hit. मतलब बहुत चली भाभी, तो उसके साथ चले। तो मुझे सबसे शुरू में जो रफी साहब की आवाज मैंने सुनी, वो गाना याद आता है मुझे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे पतंग मेरी चली रे। जगदीप साहब फिल्म में क्या गाना, ये गाना जगदीप अरे वाह 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 वाह, जगदीप साहब का वाह 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 वाह, उनके फिल्म में गया था गाना। क्या बात। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई ग्रू अप, जब काफी मतलब सेंस आ जाता है, व्हेन आई वाज अराउंड 7-8 इयर्स ओल्ड और सो, तो आई हैड द चांस कि ये रिकॉर्डिंग पर पापा ले गए थे। तो बचपन एकदम याद है मुझे, जो उदित ने अभी गाया, ये पर्वतों के दायरे, साहिर साहब का लिखा, चित्रगुप्त साहब। तो इस उदित जी रिकॉर्डिंग में हम लोग थे। पापा क्या करते थे, हम लोग को ज्यादा एनकरेज नहीं करते थे, बिकॉज बोलते थे पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। लेकिन कभी हम लोग जब उनको बहुत मस्का मारते थे, पापा ले जाइए रिकॉर्डिंग पर। तो दिस रिकॉर्डिंग आई रिमेम्बर, पापा ले गए थे हम लोग को, और हम लोग लाइव इसको देखे, विटनेस किए। फिल्म सेंटर में शायद रिकॉर्ड हुआ था। वाओ। रफी साहब एंड लता आंटी sang it. So रफी साहब को तो हम लोग सुनते सुनते बड़े हुए, एंड बिल्कुल सैकड़ों गाने उनके जो। क्या मिलिंद जी, ये गाना आपको याद दिला दूं, चित्रगुप्त जी का, डैडी का। मुझे दर्द दिल का पता न था, अरे आप किस लिए मिल गए, हाय हाय ही मजे में था, मुझे आप उदित जी, मुझे अभी गाना को चांस दिलाइए। आप वर्सटाइल हो। तब तक बाहर में गाता रहूंगा। कहाँ आपको चांस दिलवाए जॉनी भाई, आपने कोई चांस छोड़ा ही नहीं है। बढ़िया समीर भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या महफिल है, क्या बात है। और क्या क्या नाम देखिए, चित्रगुप्त जी का नाम आया, अनजान साहब का नाम आया। अरे वाह वाह, मैं तो बड़ा दीवाना हूँ चित्रगुप्त जी का भाई। मिलिंद जी से मेरी बात होती रहती है। हाँ मिलिंद जी, जॉनी भाई से मेरी बात होते रहती है। इनको सारे पुराने गाने याद है। ये और रफी साहब के तो सब याद है इनको। यस यस। फिरोज भाई, आप आज हमारे साथ में जब जुड़ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम द फैमिली, आपके पास कुछ बहुत स्पेशल चीजें हैं जिनको हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे सामने वो रखें। फिरोज भाई के पास रफी साहब की लिखी हुई डायरी है। क्या बात। फिरोज भाई, हम देख सकते हैं वो डायरी, उनकी लिखावट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसी होती थी उनकी डायरी, और आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट। यस वी कैन, आई रिमेंबर वी कैन टू नंबर देम, और फिर वो डेट होता था कि किस पीरियड का है ये। अब ये आई थिंक 77 का है, अप्रैल टू 77। डायरी नंबर 9 और 1977 की डायरी। अच्छा, नंबर करते थे डायरी, क्या बात है। वाह जी। और I'd just like to show you inside. उर्दू में लिखते थे मेरे ख्याल से, if I'm not wrong। बिल्कुल, गाने उर्दू में लिखते थे। बेहतरीन राइटिंग। I don't know if जी। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात। डेट होता और एब्रिविएशन होते थे, जैसे ये BL is बपी लहरी। अच्छा। वो स्टूडियो का भी लिखते थे। अब जैसे ये है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल LP, ओके, और फेमस तारदियो, FT is फेमस तारदियो, ओके। ये उनका विजिटिंग कार्ड। ओह, रफी विला, प्लॉट नंबर 43, 28th रोड। For all those who are watching, ये जो एड्रेस दिया है, हम आपको यहाँ पे भी लेके चलेंगे। रफी साहब के घर के अंदर का मंजर दिखाएंगे, वो टेलीफोन, वो रेडियो, वो तानपुरा, वो जो सब उनका जो कलेक्शन था रफी साहब का ओरिजिनल। आई टेक यू राइट नाउ इन सम मोमेंट्स देयर। वाओ, क्या बात है। मुझे लगता है कि
हाँ। जैकेट है ये मैंने देखा। ये रफी साहब का जैकेट है? यस यस जी उनका जैकेट है। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात, क्या टाइम में है वो यही यस यस, आई शो द फोटोग्राफ, यस। है। और वो अपने कपड़े खुद इस्त्री करते थे, अपने जूते खुद पॉलिश करते थे। तो अरे वाह, ये जला भी दिया था तो ये निशानी अब तक है। क्या बात, क्या वाह, बात। क्या बात है, क्या बात है। यू नो, अगर हम रफी साहब की आवाज को एक्सप्लोर करना शुरू करें, और मैं इतना खुशनसीब हूं कि यहाँ पर जैसे समीर साहब, एक लिरिसिस्ट के चश्मे से अगर हम उनकी आवाज को देखें, कैसे शब्दों को निभाते थे। अनमोल क्या है, देखो मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ कि मैं रियल आर्टिस्ट उसको मानता हूँ जो गले से नहीं, जो पेट से गाता है। वो गाने को गाते नहीं थे, गाने को जीते थे। और यही लोग थे, मेरे ख्याल से वो आखिरी दौर रहा होगा जहां इतनी गहराई से लफ्जों को, पूरे ख्याल को मद्देनजर रख के, और रफी साहब आई थिंक ही वाज द ओनली सिंगर, मेरे ख्याल से ये काबिलियत रफी साहब और किशोर दा में भी थी कि वो आवाज को बदल लेते थे। राजकुमार के लिए उनकी स्टाइल में गाना, दिलीप साहब के लिए उनकी स्टाइल में, देवानंद के लिए, ये जादू मेरी समझ में नहीं आया इनको कैसे आया। और वो जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि गा नहीं रहे, परफॉर्म कर रहे। अगर शमी साहब का कोई गाना गाते थे तो ऐसा लगता था कि अगर हम स्टूडियो में लाइव उनको देखें तो लगता था वो भी वैसे ही डांस कर रहे होंगे, मगर आप उनको देखेंगे गाते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो सारी परफॉर्मेंस जो थी वो आवाज में थी। तो रफी साहब ने जो भी गाया, केवल गाया नहीं, पहले उसको जिया। बहुत अच्छी बात कहते थे। मुझे याद है एक बार पापा की रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा था कि अनजान जी, जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास आता हूँ तो पहले ये बोलता हूँ कि आप पहले गाइए, ये नहीं बोलता था कि आप सिखाइए। तो पापा ने बोला ऐसा क्यों बोलते हैं साहब? तो उन्होंने बोला मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं पहले उसको जीना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा उसका है, मुझे पता तो चले कि वो कहाँ जाके किस गहराई में उसने गाना बनाया। सीख तो लूंगा मैं, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, मैं सुरों को जानता हूँ। और उसके बाद फिर ये सुनने के बाद फिर वो गाना शुरू करते थे, फिर गाते थे। इसलिए वो मोहम्मद रफी थे। माय गॉड, क्या बात है। यू नो, दिसंबर का महीना था, साल 1979 था। रफी साहब एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे और माइक शेयर एक दूसरे लड़के के साथ कर रहे थे। नौजवान, अधपकी सी मूछें आई थी उसकी, और उसका करियर आज शुरू हुआ। वो आज हमारे साथ में है। उदित जी, 40 साल हो गए रफी साहब को गए, लेकिन 40 साल आपके भी कंप्लीट हो रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। जी जी, टेक अस टू दैट मोमेंट ना, वो लम्हा कि प्लेबैक सिंगिंग करने आए हैं और माइक शेयर कर रहे हैं विद रफी साहब। मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम कम्स ट्रू। यस, मतलब वो मोमेंट न मैं जिंदगी में कभी भूल पाऊंगा, भुला ही नहीं सकता हूं कि जिस महान सिंगर को मैं बचपन से रेडियो में सुना करता था और संघर्ष करते करते सपनों की नगरी मुंबई में आया, और उनके साथ पहला रिकॉर्डिंग, वाह 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 वाह। मतलब आप सोचिए कि क्या ईश्वर और अल्लाह की क्या कृपा होगी मुझ पे। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड। और गाने के बोल थे, और ये वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे, मैं महान संगीतकार राजेश रोशन जी का भी नाम लूंगा कि उनके वजह से मैं वहां तक पहुंचा। तो जब मैं रफी साहब से मिला स्टूडियो में, फेमस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो रफी साहब सोचे, क्योंकि मेरी मुझे आई नहीं थी, 24-25 साल का लड़का होगा, तो राजेश रोशन जी ने रफी साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये लड़का है, नया नया आया है। बस मैंने पैर छुए, उनके आशीर्वाद लिए, तो मेरे चेहरे देखे उन्होंने और कहा कि पहले गाना गाइए, फिर आपसे कुछ बात करूंगा। तो मैं बोला, रफी साहब, जितना मैं खुश हूं उतना ही मैं नर्वस हूं। तो बोले नहीं, एकदम दिल से गाओ। और देखिए, एक ही माइक में, एक साइड में रफी साहब और दूसरे तरफ में, और दूसरी जो माइक थी उस पे उषा मंगेशकर जी थी।
गीत के बोल थे, ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो रफी साहब गाने के बाद मेरा चेहरा देखते रहे, बोले कि मैंने तो सोचा था तुम कोई बच्चे के पार्ट वार्ट गाने के लिए आए हो, लेकिन तुम तो मतलब एकदम यार मेरी जवानी याद दिला दी। मतलब मैं कहाँ खो गया हूँ, और मेरे पीठ ठोके और बोले कि शाबाश, एकदम ऊपर वाले पे ध्यान रखो और संगीत में लगे रहो, बहुत अच्छा गाओगे, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा टाइम आएगा। क्या बात है यार, क्या बात है। यू नो रफी साहब की क्योंकि आवाज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे, अब अगर हम वो दुनिया के रखवाले सुने तो उनकी आवाज कहाँ से कहाँ, मतलब वो कहते हैं पेटी के बाहर के सुर लगते हैं वहां पे। अगर उनके एक्सप्रेशंस देखें आप आवाज में, मुझे एक बहुत खूबसूरत देवानंद ने के ऊपर फिल्माया था कि ऐसे तो ना देखो, उसकी हमको नशा, और उसमें नशा ऐसा नशा है जैसे कि आदमी सही में नशे में बहकता हुआ गा रहा है। मिलिंद जी, एज अ कंपोजर आई वांट यू टू एक्सप्लोर रफी साहब की आवाज, वो एक्सप्रेशन, वो रेंज। अमेजिंग एक्सप्रेशन, रेंज और उनकी जो आवाज, मतलब आई फील कि there was, there is, and there will be only one Mohammad Rafi. Yes. This voice and this person can never be born again. I mean, we'll never have another Mohammad Rafi. बहुत सही, बहुत सही। उनका रेंज देखिए आप, जैसे एक एग्जांपल दिए तो एक पापा के गाने का भी मैं एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली उसके एंड ऑफ दैट सॉन्ग में, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, एंड में जो आलाप ले रहे वो उदित जी सफेद 5 सफेद 6 तक ऊपर जाते थे, और इतने इजली जाते थे। आजकल के, माफ कीजिएगा मगर आजकल के सिंगर सफेद 3 तक भी नहीं पहुंचते। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ उदित जी, आपका रेंज बड़ा अच्छा है। थैंक यू। रफी साहब उतने ऊंचा भी जा सकते थे, और खरज में भी लोअर नोट्स में, कि घर पर जब रिहर्सल हो रहा है तो पापा बोलते थे अगर तुम लोग को बैठ के देखना है तो बैठो, मगर एकदम चुपचाप बैठना, शांत बैठना, एकदम आवाज मत करना। तो हम लोग चुपचाप बैठ के रिहर्सल देखते थे। अच्छा, रफी साहब का एक किस्सा तो वो बहुत पॉपुलर है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कि रिहर्सल का टाइम होता था या तो 8 AM या 9 AM, तो या तो 8 बजे सुबह या 9 बजे सुबह। और रफी साहब डोर का बेल, अगर 9 बजे का रिहर्सल है तो डोर बेल हमारा शार्प 9 o'clock रिंग होता था, ना 5 सेकंड पहले ना 5 सेकंड बाद, इतने पंक्चुअल। तो पापा एकदम परप्लेक्स्ड हो जाते थे कि ये इंसान ऐसे कैसे वक्त पे आता है कि जब घड़ी का कांटा 9 दिखा रहा है तभी ये बेल बजाते हैं। तो आनंद और मुझे एक सैटरडे था जब स्कूल नहीं था, तो बोले कि तुम लोग जरा बाहर खड़े रहो और देखो कि ये कैसे आते हैं। हम लोग 14th रोड खार में रहते थे, प्रभात बिल्डिंग, जहाँ पहले मदन मोहन जी का भी म्यूजिक रूम वही था, फिर पप्पा का म्यूजिक रूम, फिर हमारा म्यूजिक रूम भी वही था। तो हम लोग बाहर निकले और गेट पे खड़े रहे। वी वेंट एंड स्टूड ऑन द गेट अराउंड 8:40 8:45, 8:45 बजे। तो 8:45 बजे देखा एक गाड़ी आई, और रफी साहब की गाड़ी खूब ब्राइट कलर्स की होती थी एकदम। आई रिमेम्बर, आई थिंक देयर वाज अ ब्राइट ब्लू, देयर वाज अ ब्राइट ऑरेंज फिएट्स, और बाहर ऐसे एरियल लगा होता था उनका। और हम लोग झांके तो देखे रफी साहब बैठे उसमें, और जहीर भाई चला रहे हैं, और एरियल उनका रहता था, और रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। तो देखा कि रेडियो सिलोन बज रहा है। अच्छा। और रफी साहब आराम से बैठ के गाड़ी में गाने सुन रहे हैं। फिर 10 to 9 हुआ, 5 to 9 हुआ। जब 9 बजने में 2 मिनट था तो गाड़ी आगे आई और हमारे बिल्डिंग प्रभात के बाहर पार्क हुई, और 1 minute to 9 वो गाड़ी से उतरे, और वो 1 मिनट का रास्ता गाड़ी से बेल मारने तक। और शार्प 9 बजे जब घड़ी का कांटा 9 बजा और टिंग टिंग रफी साहब रिहर्सल के लिए पहुंचे। इतना पंक्चुअल हमने किसी को नहीं देखा लाइफ में, मतलब जो वक्त दिया है उसी वक्त पे पहुंचते थे। वाह, क्या बात है यार। इस महफिल को देखो आप और आगे बढ़ाएंगे। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं प्लीज खूब सारे कमेंट्स भेजिए, क्या क्या बातें पसंद आ रही हैं। कुछ सवाल है आपके तो कमेंट्स में लिख के भेजिए, आई एम गोइंग टू आस्क एवरीवन। लेकिन फिलहाल के लिए
मैं आपको लेके चलता हूँ, अलग अलग शहरों में जाएंगे, अलग अलग सिंगर्स के साथ रफी साहब की आवाज को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मुंबई से सर्वेश हमारे साथ में है, और सर्वेश कुछ फास्ट रोमांटिक रफी साहब का सुनाएंगे हमें। थैंक यू अनमोल जी। और आज रफ़ी साहब की 40वीं पुण्यतिथि पर मैं फिल्म झुक गया आसमान से उनका मशहूर गाना पेश करना चाहता हूँ। शंकर जयकिशन साहब का म्यूज़िक है, कौन है जो सपनों में आया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया मजा इस बात में आ जाता है कि जब कोई चीज आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है जॉनी भाई, तो फिर वो इटर्नल हो जाती है। जैसे आई टेल यू माई पर्सनल, मेरा नाउ माई वाइफ, अर्लियर माई गर्लफ्रेंड, जब मैंने उनको प्रपोज भी नहीं किया था और हम कभी मिलते थे, तो मेरी गाड़ी में हमेशा एक सीडी तैयार रहती थी। उस सीडी का जो ट्रैक नंबर 1 था उसमें रफी साहब का गाना था। तो मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन ये जरूर था कि जब वो आके बैठती थी तो पहला गाना मैं लगा दिया करता था, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो मैं मतलब अपनी तरफ से उनको वार्निंग दे रहा था बार बार वो गाना लगा के। अब ये मेरी पर्सनल लाइफ का जॉनी भाई हिस्सा बन गया है, और ये रफी साहब का गाया हुआ गाना है। कोई ऐसा गीत रफी साहब की आवाज में जो ऐसी आपकी लाइफ का एक हिस्सा बना हुआ है? हाँ, मैंने फिरोज भाई को सुनाया था। क्या? मेरी मंगनी हुई थी। अच्छा। क्या मैंने जॉनी भाई एक बात तो पहले इंटरप्ट कर रहा हूँ, हुई ठीक है मतलब कि आप नहीं है। नहीं, मंगनी में मैं गाँव गया था। ओके, मंगनी में आप गाँव गए थे, ठीक है। मंगनी के लिए गाँव गया था। तो वहाँ पे मैं 2 दिन से मैं उनके घर में रुका हूँ और मैं अपनी वाइफ को देख नहीं रहा हूँ। अच्छा। शर्मा के बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूँ, मुंडे चोरे यार, वाइफ को देखा ही नहीं, मैं 2 दिन से देखा ही नहीं। अब वो बाद में मंगनी हो गई, फिर बैठे और प्रेयर वेयर हो गया। हम लोग क्रिश्चियन में तो प्रेयर वगैरह करते हैं, तो प्रेयर वगैरह हो गया। उसके बाद में चलो ठीक है, देखा ही नहीं कुछ, तो खाली साइड पोज देख रहे हैं, बैक से देख रहे हैं, फिर देखा ही नहीं मैंने। फिर किसी ने कहा कि यार स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचवाते। तो गाँव में, हमारा आंध्र प्रदेश में एकदम खेड़े गाँव में, तो वहाँ एक ही स्टूडियो था, उधर गए फोटो निकाले। तो दोनों के साथ में, तब भी मैंने देखा। फिर मेरा सिग्नल ले लिया, ओके। उसके बाद उनका सिग्नल फोटो, तो मेरे को जाके वहां खड़ा रहना पड़ा। तो फोटो लेने के बाद मैं देखा, अरे
मैं कहा यार ये क्या है, मैंने पहली बार 2 दिन बाद में देखा तो शाम का टाइम था, मैंने कहा यार रफी साहब का गाना याद आया। कौन सा? एक हंसी शाम दिल मेरा खो गया, एक हंसी अब हो गया। अरे वाह वाह क्या देखो कैसे होता है ना, अपने दिल की बात का आपको इजहार करना हो, और कैसे एकदम जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि रफी साहब हर जिंदगी के मोड़ पे हमें यूं ही मिलते जाते हैं बातचीत में। फिरोज भाई, जॉनी भाई, हाँ क्या ऑर्केस्ट्रा में जब करता था तो मैं सिंगरों के साथ, सिंगर होते थे सब, मैं मिमिक्री करता था बीच में। तो हमारे रफी साहब के जितने गाने वाले हैं ज्यादातर मेरे दोस्त थे, सभी लोग मेरे दोस्त थे। और हमारे अनवर साहब जिन्होंने पहली बार रफी साहब को कॉपी किया, अनवर साहब, और उसके बाद शब्बीर कुमार जी, उसके बाद मोहम्मद अजीज, ये सब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे। और मैं इनको रफी साहब के बारे में बात करते हुए वो रो रो के बताते थे रफी साहब के बारे में, इतनी मोहब्बत करते थे रफी साहब से, क्योंकि इसलिए कि वो उनकी बोले आज जो कुछ है हम बिकॉज ऑफ रफी साहब हमेशा बोलते थे। और आज का ऐसा दिन है जॉनी भाई, जो बहुत से लोग हर तरफ से आते हैं रफी साहब के घर में वो दर्शन करने के लिए, वो रूम में जहाँ पे कि उनकी चीजें रखी हुई हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना का वक्त है और ऐसे वक्त में क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना चाह रहे हैं, और रफी साहब की फैमिली की तरफ से भी एक मैसेज है कि आज के दिन कोई वहां पे ना आए, इसलिए हमारे साथ में अभी लाइव रफी मैंशन से, जो यहाँ पे रफी साहब रहते थे, जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन को दिया, रफी साहब के दामाद परवेज भाई उसी जगह पर है, और वो हमको वो रूम, वो जगह, वो चाय की प्याली, वो रफी साहब के अवार्ड, वो सब कुछ दिखाएंगे। रफ़ी साहब के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। आप सब ने देखा कि रफ़ी साहब ने किस तरह से संगीत की सेवा की। उस सेवा के एवज़ में उनको काफ़ी नाम मिला, शोहरत मिली, इनाम मिले, ट्रॉफीज़ मिली, अवार्ड्स मिले, जो आपके सामने यहाँ पे पेश हैं। एक ज़माना था, ये आप देख रहे हैं, उड़न खटोला 70 साल से ज़्यादा हो गए होंगे हमारे ख्याल से, आज भी यहाँ पे मौजूद है। रफ़ी साहब के ये फिल्म फेयर ट्रॉफीज़, ये उनकी तस्वीर जो उनके हॉल में लगी हुई थी बंगले में, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। रफ़ी साहब ने हज़ारों गाने गाए और उनको मिलीनियम सिंगर ऑफ द मिलीनियम के अवार्ड से नवाजा गया था। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है वो हीरो होंडा। ये सारे अवार्ड, ये सारी ट्रॉफीज़ जो कभी उन्होंने अपने फ़न से हासिल की, कभी सोचा नहीं था कि इंसान इतनी बुलंदियों तक पहुंच सकता है जितनी बुलंदी पे रफ़ी साहब पहुंचे। ये देखिए उनका पद्मश्री अवार्ड। रफ़ी साहब को क्या हुआ तेरा वादा फिल्म के गाने के लिए नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, वो यहाँ पे मौजूद है। रफ़ी साहब को जब 25 साल हो गए थे गाना गा के फिल्म इंडस्ट्री में, एक फंक्शन किया गया था जिसका नाम था जश्न रफ़ी। उसमें ये 25 मेडल्स का हार उनको पेश किया गया था, जिसमें 25 गाने अलग अलग लिखे हुए हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स 45 RPM, 78 RPM, तो उसके बाद LPs 33.3 RPM। ये सारे रिकॉर्ड्स जो रफ़ी साहब ने अपने हाथों से छुए, उन्होंने अपने कलेक्शन में रखा, और कभी वो सुनते भी थे उनको। ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। रफ़ी साहब के हाथों का बजाया हुआ स्वर मंडल,
उनका हारमोनियम, उनके तबले, उनका तानपुरा, उनकी प्लेटें जिसमें वो खाना खाया करते थे, उनका थर्मस फ्लास्क जिसमें वो चाय ले जाया करते थे। रिकॉर्डिंग्स के दौरान मिसेस रफ़ी उनको चाय बना के देती थी। इस रफ़ी साहब के चाय का जिक्र पूरी इंडस्ट्री में होता था। बस इसके अलावा क्या बताया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फैंटास्टिक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उनका वो टेलीफोन, उनका वो रेडियो, उनका वो चाय का फ्लास्क। चाय का क्या किस्सा है? कोई समीर साहब कुछ कभी अनजान साहब ने बताया या मिलन भाई कभी कोई, या उनके कोका कोला का किस्सा सुना है मैंने कि कई बार उनको ठंडी चिल्ड कोका कोला पीते थे गाने से पहले। नहीं, यूजुअली क्या होता था ना अनमोल, गाना जब खत्म हो जाता था ना, हाँ, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू लिसन टू इट वंस। जो रिवाज चला आ रहा था कि एक बार म्यूजिशियंस, रिकॉर्डर्स, कंपोजर सब सुन लेते थे गाने को, सिंगर्स जी, और ओके करते थे उसके बाद कि चलो ठीक है और टेक नहीं लेना है। तो दो जगह सुनने की थी। एक तो या तो म्यूजिशियन के रूम में बाहर, तो जो बड़ा स्क्रीन रहता था, पर्दा जिस पर बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड होता था, वहां से साउंड आता था उसके स्पीकर से। और एक रिकॉर्डिस्ट के रूम में अंदर जो स्पीकर होता है। तो रफी साहब हमेशा रिकॉर्डिस्ट के रूम में जाके अंदर बैठते थे, ज्यादातर, कभी कभी बाहर भी बैठते थे। और गाना गाने के बाद बैठ के उनके हाथ में एक छोटा सा कोको कोला चिल्ड रहता था, छोटी बोतल, और पीते रहते थे स्ट्रॉ से। मुझे क्लियरली याद है, हम लोग खड़े होकर देखते थे, छोटे छोटे बच्चे हम लोग थे, बैठ के कोक पी रहे ठंडा। क्या बात है। ये मुझे एक बार फिरोज भाई, आपकी जो मदर इन लॉ है, रफी साहब की जो बेटी है, उन्होंने मुझे बताया था कि वो कभी भी कॉन्सर्ट्स पे या रफी साहब के शोज पे नहीं गए, क्योंकि वो लेके नहीं जाते थे, वो अवॉइड करते थे। लेकिन कहती एक बार हम गए और हमने देखा हमारे फादर को याहू गाते हुए, कहते हमें विश्वास नहीं हुआ कि हमारे फादर हैं, क्योंकि जैसे वो थे इतने धीमे बोलते थे कि कान लगा के सुनना पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं। शाहिद बताते हैं कि वो बस शाहिद का बस हमें शाह सुनाई पड़ता था। एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ करता था। समीर साहब, अगर मैं आपसे एक बड़ा अलग सा, एक मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है कि आपने तो इतने गाने लिखे हैं, मतलब कोई एक ऐसा गाना समीर साहब आपका लिखा हुआ, आज अगर आपको चॉइस मिले कि समीर साहब आपका एक गाना रफी साहब गा देंगे। मेरे गाने की तो बाद में करूंगा। मैं एक किस्सा तुमको उनकी ह्यूमैनिटी के ऊपर बताता हूँ। हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत गजब की बात है कि हम कितने आर्टिस्ट हैं जिनके हम फनकार, जो फन है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन रफी साहब कुछ गिने चुने उन लोगों में से कि उनकी शख्सियत के चर्चे हैं। वाह जी। तो चित्रगुप्त जी की रिकॉर्डिंग थी और एक भोजपुरी गाना रिकॉर्ड हो रहा था, डैडी का गाना था। मैं रिकॉर्डिंग में गया था। तो प्रोड्यूसर थोड़ा गरीब था और मुझे याद है उसका पैजामा कहीं से हल्का सा फटा हुआ था। तो रिहर्सल जब कर रहे थे तो बार बार रिहर्सल करते, गाना सुनते और वो उसको देखते रहते। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो उस वक्त मुझे याद नहीं कि जहीर भाई थे या कोई और सेक्रेटरी था, तो उन्होंने उससे, प्रोड्यूसर से पैसा ले लिया। पैसा लेके रफी साहब, डैडी, मैं जब लिफ्ट से उतरने लगे तो उन्होंने डैडी को बोला कि अनजान जरा उस प्रोड्यूसर को बुलाओ। तो पापा ने बोला कि रफी साहब आपको, बोले नहीं कुछ काम है मुझे। तो वो आया बेचारा डरे हुए। तो उन्होंने पूछा कि आपने पैसा दे दिया? तो बेचारा डर गया कि यार कहीं फिर न पैसा और ज्यादा मांगे। बोले हाँ साहब, मैंने आपके सेक्रेटरी को दे दिया। तो बोले इधर आइए इधर। तो लिफ्ट में कोने में उसको ले गए और जितना पैसा उनको दिया गया था अपने पॉकेट से निकाल के उसको दे दिए और उसको बोले कि आप बताइएगा मत किसी को, आपको देख के मुझे लगा आप तकलीफ में है, इसको रख लीजिए। वाह वाह वाह। ये मैंने जिंदगी में पहली बार किसी सिंगर को ये करते हुए देखा। तो ये उनकी ह्यूमैनिटी थी और उनकी शख्सियत, जो आज अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा था। उसके लिए केवल ये आवाज ही नहीं थी, वो एज ए ह्यूमन बीइंग भी इतने महान थे
तो ये अदा रफी साहब में थी। डैडी का एक गाना लाइफ टाइम मेरा फेवरेट गाना है, मैं बोलूंगा तो सब चौंक जाएंगे। और उन्होंने ओपी नैयर के साथ एक ही गाना लिखा और रफी साहब ने गाया, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। तो उनके इतने किस्से और इतनी सारी बातें हैं। आनंद विलियम से मैंने, डैडी से, चित्रगुप्त जी से मैंने कितनी सारी बातें सुनी हैं। मतलब वो इंसान थे ही नहीं, वो आए ही थे काम के लिए और वो करके चले गए। देखो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि रफी साहब हर हिंदुस्तानी के दिल की आवाज है। ग्वालियर लेके जा रहा हूं आपको मैं, और ग्वालियर से मेरे साथ में अभी आशीष श्रीवास्तव हैं जो हमारे साथ में बहुत खूबसूरत, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल वन। रफी साहब का पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने के लिए था। ओवर टू यू आशीष। जी, सबसे पहले तो रफ़ी साहब को याद करते हुए उनकी 40th डेथ एनिवर्सरी पर एक गीत गाना चाहूँगा फिल्म चौधरी का चांद से। चौदहवें का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवें का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवें का चांद हो। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवें का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवें का चांद हो। फरिश्ता 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 फरिश्ता। उदित जी, इतने गानों की बातें हो रही हैं, अगर कुछ तरन्नुम में ना हो तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, एक दो लाइन और बोलना चाहूंगा। प्लीज बोलिए ना। 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 79 को पहला रिकॉर्डिंग हुआ फेमस में। ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीक में 27 दिसंबर को फिल्म सेंटर में पंचम दा ने, राहुल बर्मन साहब ने, आर.डी. बर्मन साहब ने हमें बुलाया। ठीक है। बोले रफी साहब, आशा जी के साथ तुमको गाना गाना है। फिल्म थी गहरा जख्म। तो अब फर्स्ट रिकॉर्डिंग में तो रफी साहब थे और उषा मंगेशकर जी थी, यहाँ तो रफी साहब और आशा जी थी। तो मैं रिहर्सल किया और बड़ा खुश था मैं। कम से कम 100-150 म्यूजिशियंस थे, एकदम लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं गाया और बहुत ही नर्वस हो गया मैं। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक हुए, सब परेशान हो गए कि यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया जरा। और और मुझे इतनी परेशानी हो गई कि मैं बोला यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है, अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर यहां से जाना पड़ेगा मुझे। आप यकीन नहीं करेंगे, रफी साहब ने मुझे अकेले में बुलाया साइड कॉर्नर पे और बोले 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं और आप चाय पियोगे क्या? बोला रफी साहब जो आ गया आप। तो चाय, उन्होंने किसी को कहा कि चाय लेके आओ। चाय पिए हम लोग सब
5 से 10 मिनट तक म्यूजिशियंस वगैरह सब रेस्ट किए। उसके बाद रफी साहब ने कहा मुझे, अच्छा यार इतने हैंडसम हो, गिटार बजाना जानते हो क्या? क्या बात है। हाँ, मैं बोला मैं सीख रहा हूँ। अरे अगर आपके हाथ में गिटार दे दिया जाए और आप स्टेज पर खड़े हो ऑडियंस के सामने और आप गा रहे हो, क्या लगोगे यार। अब आप बताइए, इमीडिएट टेक हुआ और टेक फाइनल हो गया। आप बताइए। अरे क्या बात। हाँ, तो मतलब वाह, ऐसा फनकार, ऐसा कलाकार, मैं तो यही कहूंगा कि बस रफी साहब थे, उसके बाद नामुमकिन है। नामुमकिन। वाह। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। वाह, एक से एक गाने हैं, एक से एक, मतलब फिरोज भाई, एक छोटी सी बात अगर आपसे पूछूं मैं कि क्योंकि हम उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं, द पर्सन मोहम्मद रफी, क्या क्या चीजें पसंद थी उनको? जैसे मैंने सुना गाड़ियों का बहुत शौक था, गाड़ी को बहुत सजा के रखते थे, एक छोटा फैन ड्राइवर सीट की तरफ, स्टीयरिंग बहुत खूबसूरत बना के, क्या शौक किन किन चीजों का था? सबसे पहले तो लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर कि जो भी नॉलेज हमको है, आई हैव नॉट स्पेंट टाइम विद हिम अनफॉर्चुनेटली। हमने जब ज्वाइन किया तब तक तो वो नहीं थे। सो जो भी हमको पता है वो अम्मी अब्बू से और तस्नीम जो हमारी बेगम है, जो नवासी है साहब की, उनसे पता है। एंड शी इज हियर राइट नाउ, इफ यू अलाउ आई वुड अरे वुड बी वंडरफुल, यस ऑफ कोर्स। वाह, अरे वाह वाह वाह। तो रफी साहब की नवासी तस्नीम हमारे साथ में, वाह। She was वो जब से पैदा हुई है, from the first day he had taken her home with her, वो उन्हीं के साथ रही है जब तक वो हयात थे। तो I would ask, request her to please। अरे वाह वाह वाह। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वाह वाह वाह। रफी साहब की बहुत ही फेवरेट नवासी तस्नीम जी हमारे साथ में। Yes. जी, it's really nice seeing all of you here. थैंक यू सो मच। हम बातें कर रहे थे रफी साहब की शख्सियत के बारे में, एज अ पर्सन कैसे थे, क्या पसंद था, घर पे कैसे रहते थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो। जब तक से आई वाज 8 when नाना बा पास्ट हुए, 8 साल के थे हम, तो जब 8 साल तक के यू वुड सी कि नाना को हमने नाना बा की तरह ही देखा। आई नेवर न्यू दैट ही वाज अ ग्रेट मोहम्मद रफी। वो तो बाद में पता चला कि यू नो दैट माय नाना बा यूज्ड टू सिंग एंड ही इज सो फेमस एंड पीपल लव हिम सो मच। वो लेकिन घर के अंदर एकदम जैसे नाना बा है, जो हाउ अ ग्रैंडफादर इज लाइक यू नो, कि अपने नवाज से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की ख्वाहिशें पूरी करना, उनसे जो लाड़ और प्यार करना, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। वीकेंड्स के ऊपर स्पेंडिंग टाइम विद अस, टेकिंग अस आउट, लोनावला ले जाते थे हम लोग को ड्राइव करके, यू नो, स्पेंडिंग टाइम, बस यही देखा हमने नाना का। तो वो उस रिकॉर्डिंग में तस्नीम भी थी। Yeah, that was one of the first recording which I had gone to नानाबा के साथ। हम लोग इनफैक्ट सारे cousins गए हुए थे साथ में। They all had come from London, so we all wanted to see कि what does, so that was my first ever recording, you know. I think महबूब स्टूडियो में हम लोग गए थे देखने के लिए। कौन से गाने की बात कर रहे हैं आप? मैंने पूछा चांद से, जो उर्जी ने भी गाया। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। जॉनी भाई, आप एक बात बीच में बोल रहे थे, आपने कहा मैं वापस बताऊंगा उसके बारे में। नहीं वही शख्सियत के बारे में। जी। इनकी रफी साहब को जो जानता नहीं है, गाने सुने हैं, कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं होंगे, वो भी ये कहता है रफी साहब क्या इंसान थे, उनको पता ही नहीं, कभी मिले ही नहीं कुछ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोगों से सुन के हर कोई उनकी तारीफ करते हैं। अब मेरा क्या है, रफी साहब के साथ एकॉर्डियन बजाते थे अली भाई, वो हम साथ में परफॉर्म भी करते थे। वो अली भाई उनके फेवरेट एकॉर्डियनिस्ट थे।
और फिर गिटार पे हमारे भूपेंद्र जी थे। भूपेंद्र जी मेरे साथ ही रहते, मेरे बिल्डिंग में रहते हैं, समझे कि नहीं। तो इनसे हमेशा उनके बारे में मैं सुनता था। अली भाई मुझे बताते थे कि भाई वो तो बाप रे, मैं उनसे पूछा करता था रफी साहब कैसे कैसे, क्योंकि तारीफ सुन के मैं भी इनसे सुनूं, मैं जो लोग करीब रहते हैं। बोले जॉनी भाई मैं क्या बताऊं, वो तो कमाल है। ठंड में तो वो बाहर निकल जाते थे, बाकायदा रोड पे कंबल लेके लोगों के लिए, बेचारे को सो रहा है तो उसको कंबल ओढ़वा लो, तो ये करते थे। और उसके बाद फिर एक बार मुझे मालूम है, एक तो उनका काम देखते थे जहीर साहब, उनके साले साहब रफी साहब के। तो जहीर साहब बहुत सब ध्यान रखते थे पैसों का, इधर उधर के वो काम हम का, तो उनसे बचाकर लोगों की हेल्प करना वो जाने तो पैसे इधर उधर रह जाए। एक बार मैंने, अली भाई ने मुझे बताया, उनके बंगले पे जो माली है, माली की बेटी की शादी थी, उनको पैसे देने थे, तो रफी साहब अपने बंगले के उधर गार्डन में घूमते घूमते लुंगी में पैसे छुपा गए थे, लुंगी में पैसे छुपा के देने के लिए पता नहीं कहां से छुपाया, कहां से निकाल के उनको दिया। कमाल है, ऐसे करते थे। कमाल है, कमाल है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं सोचता था कि यार क्या इंसान है, इंसान तो है ही नहीं, ये फरिश्ता ही बोलते सब दुनिया कहती है रफी साहब फरिश्ता, इसमें कोई बिल्कुल। तो उनकी ये जो आदत थी, ये नेचर जो थी, ये हमारे में थोड़ा भी आ जाए ना, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात, थोड़ा भी आ जाए, वाह, इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है। इसलिए वो आज भी हैं, सब याद करते हैं। जी आप बोल रहे थे, सॉरी सूरज भाई। नहीं बोलिए। नहीं, आज भी लोग याद करते हैं उनको, और पता नहीं सालों तक वो रहेंगे, उनको कोई भूल नहीं सकता। कमाल, एक फरिश्ते की तरह है। तो मैं उनके गाने, तो इससे बड़े सिंगर तो कोई है ही नहीं। बड़े सिंगर तो मैं नहीं कह सकता, बहुत बड़े सिंगर थे, तो हमारे सारे सिंगर लोग उनकी तारीफ करते हैं, कौन नहीं तारीफ करता। पर तो मन्ना दा उनको मैंने सुना, क्या बोल रहे थे मन्ना दा, अरे बाप रे बाप, कितने बड़े सिंगर है मन्ना दा। और रफी साहब, अरे बाप रे बाप, उनकी तो बात ही ये तो। लेकिन उसके अलावा उनकी जो, उनमें जो इंसानियत थी, वो कमाल, वो बहुत कमाल। मैं तो चाहता हूं कि हमारे जो सिंगर्स हैं, हमारे जो स्टार्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा रफी साहब से ले लें। हाय हाय हाय, बहुत जानी। हाँ, अनमोल एक मुझे किस्सा आया, मन्ना डे की बात की जानी भाई ने, एक बड़ा किस्सा मुझे याद आता है। पापा का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मन्ना डे, किशोर कुमार और रफी साहब तीनों गाने वाले थे। रफी साहब और मन्ना जी पहले पहुंच गए थे, तो वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। तो रफी साहब के मुंह से मैंने एक जुमला सुना है, मन्ना जी को बोलते हैं कि दादा हम कितनी भी रिहर्सल कर लें, वो शेर आएगा ना, उसकी आवाज ऐसी आती है कि हमारी आवाज सुनाई देगी कि नहीं पता नहीं। एंड कट टू किशोर दा बोलते हैं रिकॉर्डिंग से उतरने के बाद हम लोगों के साथ, बोलते हैं अनजान हम लोग सब गवैये हैं, गायक तो एक ही है जिसका नाम मोहम्मद रफी। वाह। ये कंपटी, मतलब इतना एक दूसरे की इज्जत कितनी थी लोगों के दिल में, आप सोचो। कमाल है यार, ये कमाल की महफिल हमने यहाँ पे जमा रखी है। रफी साहब के इतने सारे फैंस जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। हम लोग ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं कुछ लोगों को रिप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। लेकिन आई थिंक वी आर मूविंग ऑन टू राणा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो जैसे कि मैंने कहा रफी साहब के अलग अलग फ्लेवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। राणा, आप कौन सा गाना लेकर आ रहे हो, बताओ। हेलो अनमोल जी, सबसे पहले तो मैं रफ़ी साहब के इस 40th डेथ एनिवर्सरी पे उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ उन्हीं का गाया हुआ कोहिनूर फिल्म का इस सेमी क्लासिकल गीत से। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की
मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, पग में घूंघर बांध के आ आ आ पग में घूंघर बांध के, घुंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मैंने सुना है, मैं उनसे कभी मिला नहीं, उनको परफॉर्म करते हुए देखा एक बार शंभुकानंद हॉल में, मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं, मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस देखा उनका? वाह वाह वाह, मैंने भी देखे हैं। अरे वाह उदित जी, वाह वाह वाह। मैंने एक परफॉर्मेंस देखा। रफी साहब जब बात करते थे बिल्कुल आहिस्ता बात करते, हंस की आवाज में, कैसे हैं आप और कैसे हैं आप, ठीक है, ये ऐसा मैंने सुना है, मैं उनसे कोई मिला नहीं हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनके लिए इन्होंने क्या कहा, शेर आएगा, शेर आएगा। उन्होंने कहते कि शेर आएगा। तो मैं एक बात सीखता हूँ, फनकार जो है वो अपनी फनकारी जो है वो कैमरे के सामने, माइक के सामने पेश करे। हाय 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 हाय, ये आज से सीखे हम लोग। जीत लिया जीत लिया जीत लिया, बहुत बढ़िया समीर भाई, जॉनी भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उदित जी, यू नो, मैं जब छोटा था, मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं यार तुम तो उस जमाने में पैदा भी नहीं हुए जिस जमाने की तुम बातें करते हो, गाने सुनाते हो। तो इसका पूरा श्रेय मेरे माँ बाप बाहर बैठे हैं उन्हीं को है। और मैं देखता था बहुत बार कि मेरी मदर खास तौर पे वो रफी साहब के गाने सुनती थी और वो रोती थी, और हमें समझ नहीं आता था कि हमारी मदर रो क्यों रही है, क्योंकि गाना दुख भरा नहीं होता था, गाना रोमांटिक भी होता था, तो उनको रोना आता था और उनको भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। एसपी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, एसपी बाला सुब्रमण्यम। अरे बाप रे, वो तो दीवाने हैं उनके, दीवाने हैं वो उनके, और उन्होंने एक बात कही, वो भी कहे कि मैं भी रोता था, गाने सुन के रोता था। तो कहते क्या है, तो कहते शायद ये है कि हमारी आत्मा में जो जितना गंद होता रहता है इस बाहर जिंदगी में जाके, रफी साहब की आवाज को सुन के ना वो सब चर्न आउट होता है, वो साफ हो जाती है आत्मा और आंखों से वो सब कुछ निकल आता है। खाने पीने के भी बड़े शौकीन थे। अच्छा, और उनको गाड़ियां बहुत पसंद थी। हाँ, राइट, जो मैंने देखे हैं। हाँ, एकदम सफारी ड्रेस पहनना, खुश मिजाज रहना, वाह, हंसते रहना, लोगों का रेस्पेक्ट करना, सबसे झुक के मिलना। मतलब मैंने तो ऐसा फनकार और ऐसा इंसान मैंने तो नहीं देखे अपने जीवन में। बताइए, कमाल है। और आज मैं तो सोचता हूँ कि जितने भी दुनिया में आज कलाकार हैं, सबके गुरु है वो। वाह, हमने उनसे ही सीखा है। वाह वाह वाह, उदित जी बहुत बड़ी बात, बहुत। उदित जी, मैं एक बात कहूंगा, और मैं इसलिए नहीं कि आप आज यहाँ पे हमारे साथ में इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल आपकी पीठ भी सुनती है, और वो ये है कि उदित नारायण, यू योरसेल्फ, यू आर अ लेजेंड। जब एक पूरी इरा, जब एक पूरी नस्ल आपके टैलेंट के साथ अपने आप को सींचती है, तो वो फिर बहुत लंबे वक्त तक आगे बढ़ता है। अरे यू हैव नर्चर्ड अ फुल जनरेशन पीपल लाइक मी। आप एज अ सिंगर, उदित जी, एज अ सिंगर हमें थोड़ा सा ले चलिए ना रफी साहब के वो सिंगिंग के गलियारों में, कुछ एक्सप्रेशंस एक्सप्लेन करते हुए, कुछ उनकी मुर्कियां एक्सप्लेन करते हुए। टेक अस टू दैट वर्ल्ड ना प्लीज उदित जी। छलकाए जाम आइए आपकी आंखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए जाम आइए आपकी होठों के नाम, आंखों के नाम। देखिए रफी साहब जैसा तो हम लोग गा नहीं सकते, लेकिन फॉलो कर सकते हैं उनको। वाह वाह वाह। 31st of July
1980 ये रफी साहब का जनाजा निकल रहा है, देखा है। और जिन लोगों ने इसको देखा था, बारिश गिर रही, उन्होंने कहा था भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर बारिश चल रही थी, जूहू कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था आई थिंक उन्हें, और सिर्फ या तो लोगों के सर दिख रहे थे या छाते दिख रहे थे, बस यही हुजूम था जो हर तरफ था। शम्मी कपूर जी ने मुझे बताया था कि वो अपनी वाइफ के साथ उस वक्त उनके गुरुजी के वहां पर थे, सुबह की प्रार्थना करके आ रहे थे वापस, एक आदमी साइकिल से सामने से निकला और उसने उनको कहा, शम्मी जी आपकी आवाज चली गई। कहा हम तो भजन गा के आ रहे हैं अभी, अच्छे का आवाज मेरी अच्छी खासी है, कैसे चली गई? शम्मी जी आपकी आवाज चली गई, रफी साहब चले गए। क्या बात। और वो ऐसा फूट फूट के रोए वहां पे, कहते हैं मैं बच्चे की तरह रोया। मैं आपको बता मेरे साथ क्या हुआ। मैं शो कर रहा था राजकोट में। अच्छा। राजकोट में मेरे साथ पेंटल साहब थे, पेंटल साहब भी थे। पेंटल साहब मेन वो स्टार थे, स्टार गेस्ट थे। और हमारा छोटा सा ऑर्केस्ट्रा, पेंटल साहब के लिए ऑडियंस आई हुई थी। साहब प्रोग्राम शुरू हुआ, गाने वाने चलते रहे, शो के बीच में कोई जर्नलिस्ट आकर के बोलता है कुछ, हमारे अनाउंसर को बुलाया जाता है और अनाउंसर को बोलते हैं, हमारा जो अनाउंसर सिंगर भी था और अनाउंसर भी था, सुरेश पोथा वाला, उसको जब मालूम पड़ता वो कांपता है और रोता है। हाँ, और उसको रोना देख के सब ऑर्केस्ट्रा वाले सब परेशान हो, क्या हो गया? यानी कि उसने आगे खबर दी कि रवि साहब नहीं रहे बीच शो में। अब क्या बोलिए, वो रफी साहब का जो गाने वाला ऐसा था मोहम्मद हुसैन, एक लड़का था, वो बेचारा इतना अच्छा गाता था, छोटे नवाब उसको बोलते थे, वो रफी साहब को इतना अच्छा गाते थे उसकी आदमी, वो तो कोने में रोता हुआ बैठ गया, बेहोश की तरह हो गया बिल्कुल। ये अबे बोले कैसे अनाउंसमेंट करे, पब्लिक भी बैठी हुई है। फिर पेंटल साहब से कहा गया, पेंटल साहब को बेचारा ये आके अनाउंसर ने बोल दिया कि मैं आपको एक मैं क्या बताऊं, रफी साहब की बात उन्होंने कही, रफी साहब नहीं रहे। ऑडियंस का मतलब, मैं तो साइड में था, यहाँ पे स्टेज पे भी खड़ा हो रहा हूँ, ऑडियंस को भी देख रहा हूँ, कॉर्नर से, विंग में से ऑडियंस को भी देख रहा हूँ। और बाप रे, पेंटल साहब मतलब मेरे से परफॉर्म नहीं होगा। पेंटल रो के बोले कि मैं परफॉर्म तो नहीं कर पाऊँ, मैं क्या करूं, मैं वो रो रहे ये वो। उसके बाद किसी को वो छोटे नवाब को बुला लिया, बोले भाई आप गाना गा लो, श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धांजलि दो, कोई गीत गा के। तो छोटे नवाब आके उसने रफी साहब के लिए गाना गाया, रफी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने गाना शुरू किया। एक मुखड़ा एक अंतरा गाया और ऑडियंस में से एक आदमी खड़ा हो गया। सर मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, वो आदमी खड़ा होकर बोला, अरे बंद करो यार, बंद करो यार, गाने वाला तो चला गया, बंद करो, गूज़बम्प्स, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, गाने वाला तो चला गया, बंद करो। वो मैं आवाज कभी भूल नहीं सकता, वो लाइन कभी भूल नहीं सकता। ये हमारे बाप रे बाप, मैं उधर था राजकोट में। तो सर ये हम ये बात लोगों को पता नहीं, क्योंकि मैं स्टेज वाला हूँ। स्टेज पे क्या है, ऑडियंस कितनी मोहब्बत करती रवि साहब। ऑडियंस के लिए मैं आपको बताऊं, आज भी बरसी के आज भी सब मिक्स ऑडियंस, कोई मजहब नहीं, कुछ नहीं, सब मिले हुए मोहब्बत करते हैं, प्यार। शो फुल होता है, कोई भी सिंगर हो, छोटा मोटा सिंगर हो, शो फुल हो जाता है। क्या बात है, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार मैंने जो रफी साहब के लिए देखा है, वाह, अमेजिंग, कमाल है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत सही आपने, और बहुत खूबसूरत बात आपने कही। क्या मजहब, क्या अमीर, क्या गरीब, सबको ये आवाज बांध देती है। और ये क्या, ये जादू, ये जादूगर, तभी जादूगर है तभी। और that I think was the largest funeral in India अभी तक का। बिल्कुल, you are absolutely right। क्या बात है। The stars in कोई था, अमिताभ जी हो, राज कपूर जी हो, और आई नो के वो
उन लोगों की चप्पलें भी गुम हो गई, तो नंगे पैर चल रहे थे, ऑल दीज बिग स्टार। बट किसी को परवाह नहीं थी कि बारिश हो रही है, भीग रहे हैं। रफी साहब के ऊपर ये स्पेशल रियूनियन मैंने आज जमाया है, और इस वक्त भोपाल चलते हैं। भोपाल से हमारे साथ में अभी जुड़ रहे हैं, लेट मी जस्ट चेक, प्रसन्न राव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। प्रसन्न, ओवर टू यू विद सॉन्ग, टेल मी। हेलो अनमोल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। रफ़ी साहब के तो सभी नगमे एक से एक लाजवाब हैं, बस लेकिन आज इस मौके पर एस डी बर्मन साहब का कंपोज किया ये गीत फिल्म गाइड से आप सबके लेकर हाजिर पेश कर रहा हूँ। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए तेरे याद सताए। दिन ढल जाए, दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितने दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए तेरे याद सताए। दिन ढल जाए। Jai Rafi Saab. It is 40 years since the great singer saint Rafi Saab left us. But I would say that with years passing away, his popularity and fame is increasing exponentially. I would like to say a few words about World of Mohammad Rafi Welfare Foundation, in which I am a director. The mission of the foundation is to continue and perpetuate the memory of Mohammad Rafi Saab through charitable activities. We have so far raised funds to the tune of about rupees 23 lakhs and donated to deserving social initiatives. Needless to say, we all need everyone's support so that we can continue our noble work unabatedly and with more vigor. Thank you. God bless you all. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया सुबह देखा और उनका फोटो वहां था और उसमें लिखा हुआ था कि रफी साहब नहीं रहे। आप सोच नहीं सकते कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं उस वक्त मलाड में रहता था कहीं एज ए पेइंग गेस्ट, तो मैं वहां से ट्रेन पकड़ा और सीधा बांद्रा उतरा और इतनी भीड़ थी उनके घर के आसपास कि जाने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। मैंने ऊपर वाले से रिक्वेस्ट किया कि मुझे उनके पैर छूने। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई रोका नहीं, मैं चला गया उनके घर के अंदर और देखा कि महेंद्र कपूर जी रो रहे हैं, किशोर दा रो रहे हैं, सब रो रहे हैं वहां और लोगों की तो इतनी भीड़ लगी हुई थी और बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वहां से जुहू तक उनको लाया गया। मैं पीछे पीछे चलता रहा,
मतलब लाखों की भीड़ थी, आप सोचिए, आप सोच नहीं सकते। मतलब बारिश, ऐसा लग रहा था कि आसमान भी रो रहा है, मतलब ईश्वर अल्लाह भी रो रहे हैं और उनको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। और जहां जहां से उनकी गाड़ी गुजरी है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फूलों की बारिश हो रहा था उनके ऊपर। मतलब हर फ्लैट से, हर रोड से, हर सड़क से लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। तो वो आलम मैंने देखा। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, कमाल है ना। मैं मतलब मेरे को ये सुन के एक अजीब सा हो रहा है, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ सब भूल गया जो आपने बोला था कि अभी बोलना क्या है। बट दिस इज व्हाट मोहम्मद रफी साहब इज, कि आज दुनिया जहां में उनके बारे में चर्चा हो रही है, आज हम लोग मिलकर इस महफिल में उनके बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, रफी साहब तो ही इज इटर्नल, वो तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस इसी बात का दुख है कि अब जब कोई नया गाना कभी बनेगा तो उस गाने में रफी साहब की आवाज नहीं होगी, लेकिन इतना भंडार है, इतना खजाना है उनके गानों का, उसको लुटाते रहे हम सालों साल, तब भी वो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत खूबसूरत चंद लाइनें याद आ रही हैं और रफी साहब के लिए मुझे लगता है इस वक्त ये कहना बहुत जरूरी है। और जब मैं आ रहा था इस शो पे तो मैंने सोच के रखा था आज ये शेर मैं अपना सुनाऊंगा जरूर, कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे, याद आएंगे, याद आएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच अनमोल। रेडियो इंटरव्यू था जिसमें उनसे किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है रफी साहब, आपका खुद का गाया हुआ आपका फेवरेट गाना कौन सा है? तो उन्होंने कहा, सुहानी रात ढल चुकी, हाय हाय हाय, ना जाने तुम कब। क्या बात है, क्या बात है। ये रातें यूं ही ढल जाएंगी, यूं दिन निकलते जाएंगे, हम उनकी बातें करते जाएंगे। रफी साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कि जॉनी भाई ने कहा ना भगवान के लिए, कि भगवान को हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, वो हमारे दिल में है, ऐसी रफी साहब भी करोड़ों लोगों के दिलों में है। वो अपने दुख दर्द उनके साथ बांट लेते हैं उनके गाने को गा के, वो अपने रोमांस को आगे बढ़ा लेते हैं रफी साहब को गा के, वो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हैं उनकी आवाज को गा के। तो रफी साहब तो बस यूं ही इटर्नल हैं और यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। बट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, उदित जी, जॉनी भाई, मिलिंद जी, समीर जी, फिरोज भाई जो बहरीन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज की इस महफिल को इतना खूबसूरत बना दिया, इतनी खुशबू इसकी जहां जहां फैलेगी इतना अच्छा लगेगा, इतना मजा आएगा। कुछ भी जो आप बोलना चाहें बिफोर यू लीव प्लीज। थैंक्स, आपको थैंक्स कहेंगे और मैं फिरोज भाई को थैंक्स कहूंगा। फिरोज भाई ने इनिशिएट किया। बहरीन में तो भाई बहुत प्यार किया इन्होंने, बहुत बहुत मोहब्बत दी उन्होंने, और आपने हम सबको इकट्ठा किया और आज रफी साहब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू, आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी शामिल किया आप लोगों ने। अरे इट्स सच अ प्लेजर, जेन्युइनली आई वांट टू थैंक यू। ये इतनी कंप्लीट महफिल बनी है आज आप सबके साथ में। दिस इज गोइंग टू बी सुपर स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस एंड स्पेशली ऑल द Rafi fans across the globe. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.